2024 लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। हर तरफ प्रचार, रैलियां और चुनावी गारंटी की बात सुनाई दे रही है। चुनाव के इस माहौल में मुझे एक गीत याद आ रहा है, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। जी, मैं अपने मन में उठ रही छोटी सी आशा की बात नहीं कर रहा, बल्कि बीजेपी के मन में दबी एक छोटी सी आशा की बात कर रहा हूं। 400 सीट पार करने की एक आशा। वहीं विपक्ष की तैयारी देख करके लगता है कि उसके खेमे में एक ही गीत बज रहा होगा कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। पिछले चुनाव में उसे थोड़ी सीटें मिल गई थी, इस चुनाव में थोड़ी और मिल जाए तो उसका काम चल जाए। मिलने और खोने के इस समीकरण में एक सवाल तो अहम है कि क्या बीजेपी सच में अपने बलबूते 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी या उसकी यह आशा अधूरी रह जाएगी। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको डगर पर चलना पड़ता है। 400 पार की इस डगर पर बीजेपी ने चलना तो शुरू कर दिया है, लेकिन इस डगर पर उसके सामने कई रोड़े और कई रुकावटें हैं। दोस्तों नमस्ते, एचपी टॉक्स के आज के इस वीडियो में मैं हरेश पेनुली आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 चुनौतियों की जो बीजेपी के इस 400 पार के सपने पर पानी फेर सकते हैं। पहली चुनौती, इंडिया गठबंधन। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने बलबूते पर 303 सीटें जीती थी, इसीलिए उसका आत्मविश्वास आज काफी मजबूत है। और यह भी सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है और आज भी वह बीजेपी के लिए सबसे बड़े वोट कैचर की भूमिका में है। किंतु 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बुनियादी अंतर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष बिखरा हुआ था, उसमें एकजुटता नहीं थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट हुआ है। विपक्ष मजबूत है यह कहना तो गलत होगा, लेकिन एकजुट हुआ है यह सच है और यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 31% वोट मिले थे और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37% वोट मिले थे। इसका मतलब यह हुआ कि 63% से लेकर के 69% तक जनता बीजेपी के विरोध में वोट कर रही है। यह बीजेपी के विरोध में पड़ने वाला वोट अभी तक बिखरा हुआ है, लेकिन अगर यह वोट एकजुट हो जाए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है और इसीलिए 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। चुनौती नंबर 2, बढ़ती बेरोजगारी दर। देश में बढ़ती बेरोजगारी दर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। 2018-19 में एक सर्वे के अनुसार 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वर्तमान समय में है। ऐसा नहीं कि सरकार से पहले देश में कभी बेरोजगारी की समस्या थी ही नहीं, किंतु बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो हर बार चुनावी मुद्दा नहीं बनता है। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवा वर्ग को यह भरोसा दिया कि वह हर साल उन्हें 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2017 के बाद से भारत सरकार ने बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी करना बंद कर दिया। इस पर सरकार की काफी आलोचना भी हुई। बावजूद इसके 2019 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पाई। विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि बढ़ती बेरोजगारी दर, सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक होना, अग्निवीर योजना के मुद्दे पर सरकार को घेरे। बढ़ती बेरोजगारी दर के चलते युवा चिंतित और परेशान है। हर ओपिनियन पोल में, हर सर्वे में यह निकलकर सामने आ रहा है और बढ़ती बेरोजगारी दर चुनावी मुद्दा भी बनती जा रही है। बीजेपी के लिए यही चिंता का कारण बन रही है। तीसरी चुनौती, दक्षिण भारत के राज्य। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी अपने राजनीतिक जीवन के स्वर्णिम युग का आनंद उठा रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी ने 90% से भी ज्यादा सीटों में जीत हासिल की। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में उसका स्ट्राइक रेट काफी कमजोर है। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी दक्षिण भारत के कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उसके प्रभाव से दूर हैं और बीजेपी अपनी इस कमजोरी को बखूबी समझती है। इसी लोकसभा चुनाव की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 3 महीने में दक्षिण भारत के राज्यों का 20 से भी ज्यादा दौरे किए। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में संगोल की स्थापना हो या तमिलनाडु के कच्चातीवू आइलैंड का विवाद हो, बीजेपी ने हर संभव कोशिश की कि वह दक्षिण का किला इस बार फतेह कर ले, किंतु सफलता अभी भी दूर नजर आ रही है। दक्षिण भारत के इन राज्यों में लोकसभा की 131 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसमें से 31 सीटें जीती थी।
इसीलिए बीजेपी को अगर इस बार 400 पार की छलांग लगानी है तो उसे दक्षिण भारत के इन राज्यों में से कम 70 से भी अधिक सीटें जीतनी होगी और यह बीजेपी भी भलीभांति समझती है कि उसके लिए यह कितनी बड़ी चुनौती है। चौथी चुनौती, मणिपुर हिंसा पर सरकार की नाकामयाबी। अपने 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए एक सशक्त और मजबूत प्रधानमंत्री की छवि बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की, किंतु मणिपुर हिंसा पर सरकार के ढीले ढाले रवैये ने उनकी इस छवि को कमजोर किया है। मणिपुर हिंसा प्रकरण को 11 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हुई है। इन 11 महीनों में नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं किया। अब विपक्ष यह कोशिश कर रहा है कि मणिपुर के इस मुद्दे को वह इस लोकसभा चुनाव के केंद्र में रखे। मणिपुर हिंसा विवाद को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने भी अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही की। मणिपुर के इस मुद्दे पर विपक्ष को कितना फायदा होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, किंतु इस पूरे प्रकरण में नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की छवि को नुकसान जरूर पहुंचा है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे के प्रभाव को चुनाव के परिणाम से कैसे दूर रख पाती है। पांचवी चुनौती, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। इलेक्टोरल बॉन्ड्स राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे से जुड़ी एक योजना थी। इस योजना के अंतर्गत चंदे की लेन देन की सभी जानकारी को गोपनीय रखना था, किंतु सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार को सभी आंकड़े जारी करने पड़े। इन आंकड़ों के अनुसार इस योजना के द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों को कुल 12,000 करोड़ से भी अधिक का चंदा मिला, जिसमें से केवल बीजेपी के पार्टी फंड में ही 6,500 करोड़ से भी अधिक का चंदा गया। ठीक चुनाव से पहले यह आंकड़े बाहर आए और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए। विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया। अब विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करके व्यापारियों से जबरन चंदा वसूली की। चंदे के बदले उद्योगपतियों को व्यापारिक लाभ पहुंचाया। दोस्तों, अपने देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार बनती भी है और गिरती भी है। 1989 के लोकसभा चुनाव की बात करें या 2014 के लोकसभा चुनाव की, कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही गिरी। लेकिन पिछले 10 साल में विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं घेर पाया। 2019 लोकसभा चुनाव राफेल स्कैम पर राहुल गांधी जी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया, लेकिन उसके सामने बीजेपी की मैं भी चौकीदार की मुहिम ने पूरे चुनाव का रंग और ढंग ही बदल दिया। अब इस चुनाव में विपक्ष के हाथ में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा लग गया। अब इस मुद्दे को वह कितना भुना पाएगा, उसमें कितना सफल होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस पूरे चुनाव में बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का यह मुद्दा सरदर्द बन गया है। दोस्तों, कोई भी मुद्दा चुनाव में कितना प्रभावशाली है यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि पक्ष या विपक्ष कैसे उस मुद्दे पर जनता को अपने साथ जोड़ पाते हैं। इन 5 मुद्दों पर अगर विपक्ष जनता को अपने साथ जोड़ पाया, उसे जनता का समर्थन हासिल हो गया, तो सच में 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए कांटों भरी डगर साबित होगा। किंतु समय कम है और विपक्ष लड़खड़ाया हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यह चुनावी मुद्दे चुनाव पर कितना असर डालेंगे यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। अब आखिर में जनता जनार्दन के लिए भी मुझे एक गीत याद आ रहा है। ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, ये तो पब्लिक है। अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सचेत और सतर्क रहें, मुद्दों पर अपनी नजर बनाए रखें और एक जागरूक वोटर की तरह मतदान करें। धन्यवाद।